डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर आपको फाइव के वर्ल्ड में वेलकम करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम हमारे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी कि एटम के स्ट्रक्चर के बारे में जितनी भी डिटेल्स होंगी वो सारी इस आने वाले चैप्टर में हम सीखने वाले हैं। स्टूडेंट्स, ये वाला चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं अगर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूँ इस चैप्टर का आपको। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट आप लोगों ने एक चीज़ एज्यूम करनी है, और वो ये है कि आप जो हो ना, आप एटम के बारे में कुछ भी नहीं जानते। आपने ये चीज़ एज्यूम करनी है। हमने स्टेप बाय स्टेप एटम के अंदर एक एक चीज़ को डिस्कवर करना है। फॉर एग्जांपल, एटम, हमें पता है कि एटम के दरमियान में एक न्यूक्लियस होता है। हमें नहीं पता, हमें ये नहीं पता कि एटम की उस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स करते हैं। इससे पहले तो हमें ये भी नहीं पता कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कोई नाम की कोई चीज़ भी होती है। हमें ये भी नहीं पता। हमें ये भी नहीं पता कि एटम के अंदर न्यूक्लियस भी होता है। हमें ये नहीं पता कि एटम के इर्द गिर्द एक शेल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपनी रिवोल्यूशन करता है। तो ये आपने इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपने ये सारी एजम्पशंस करनी है कि आपको एटम के बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज नहीं है। अभी ये चीज़ इंटरेस्टिंग क्यों बनने वाली है, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप फर्दर जाएंगे। पहले इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करेंगे, हमें पता चलेगा कि हाँ, एटम के अंदर तो एक चीज़ हमें मिली जिसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। हम प्रोटॉन को डिस्कवर करेंगे, हम न्यूट्रॉन को डिस्कवर करेंगे, हम ऑर्बिट्स को स्टडी करेंगे, हम अपने ऑर्बिट्स की एनर्जी को, उनके रेडियस को, उनसे जो रेडिएशंस निकलती हैं, उनका वेव नंबर क्या होगा, उनका वेवलेंथ क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये तमाम चीज़ें हम स्टूडेंट्स इस आने वाले चैप्टर में स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सीखने वाले हैं। स्टूडेंट्स, आते हैं स्टूडेंट्स इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की तरफ। तो मैंने पहले आपको बताया कि आपने एक चीज़ एज्यूम करनी है, और वो ये है कि आपने क्या करना है। आप एटम के बारे में आपको थोड़ी सी भी नॉलेज नहीं है, आप इतना सा भी कुछ भी नहीं जानते आप एटम्स के बारे में। इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं। स्टूडेंट्स, मैं अगर थोड़ा सा बेसिक आपको बताऊं एटम के बारे में, तो एटम के बारे में शुरू हम क्या जानते थे। एटम हमारे पास एक ऐसा पार्टिकल है जो क्या है, जो कि इनडिविजिबल है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। अब किसी चीज़ को हम उस चीज़ को हम डिवाइड कर सकते हैं जिसको अगर हम तोड़ें तो फर्दर उससे कोई और चीज़ ही निकले, या उसके अंदर कोई और चीज़ भी तो हो। अब अगर डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब इसको काटेंगे तो फिर भी सेम चीज़ आएगी। इसका मतलब ये हुआ ना कि एटम को हम डिवाइड नहीं कर, इसका मतलब ये हुआ कि एटम के अंदर कुछ भी नहीं है। सिंपल अल्फाज में इसका मतलब ये हुआ। लेकिन बाद में जब हमारे पास डिस्कवरीज हुई, आपको रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट याद होगा, उस टाइम में कहा था कि एटम के सेंटर में एक क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है, और साइड पे एक कोई चीज़ होती है नेगेटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके अंदर। ये हमें रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में बताया था। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें पता चला कि एटम्स के अंदर तो 3 उसके फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। वो कौन कौन से हैं? वो एक इलेक्ट्रॉन है, वो प्रोटॉन है, वो हमारे पास न्यूट्रॉन है। अब ये सिर्फ कहने वाली बातें थी, हमें पता नहीं था कि वाकई में होती हैं कि नहीं, ये सब ज़बानी बातें थी। तो ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी तो करनी थी। साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स किए, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट किया, डिस्चार्ज ट्यूब के एक्सपेरिमेंट किए, उसमें से हमने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, प्रोटॉन को डिस्कवर किया। फिर मिलिकॉन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था कि उसमें एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम अपने न्यूट्रॉन को, अल्फ़ा पार्टिकल्स को हिट करते हैं पोलोनियम सरफेस के ऊपर, जिससे हमारे पास न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ। तो मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट किए गए, मुख्तलिफ जो फंडामेंटल पार्टिकल्स थे वो डिस्कवर हुए, बाकी भी डिस्कवर हुए। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने क्या किया, हम मुख्तलिफ पार्टिकल्स उसमें डिस्कवर करते रहे। स्टूडेंट्स, ये कुछ बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, यहाँ पे मैं बताता हूँ मॉडर्न थ्योरीज़ क्या कहती हैं। उन्होंने ये प्रूव किए हैं कि हमारे पास एटम के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं, 100 पार्टिकल्स एटम्स के अंदर डिस्कवर हुए, आउट ऑफ विच इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर होल टाइम एग्जिस्टेंट एंड इम्पॉर्टेंट पार्टिकल्स। जिनमें से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन हुए, प्रोटॉन हुए और न्यूट्रॉन्स जो हुए ना, वो उनके फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। वो तो एटम के अंदर हर वक्त मौजूद होते हैं। जो बाकी पार्टिकल्स हैं वो किसी एटम्स के अंदर होंगे, किसी एटम्स के अंदर नहीं होंगे, वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। स्टूडेंट्स, अब तक चलो हम इतना जान चुके हैं कि एटम के अंदर 3 फंडामेंटल, जो बाकी जितने पार्टिकल्स हैं, न्यूट्रिनो हो गया, पॉजिट्रिनो हो गया, मुख्तलिफ पार्टिकल्स हैं। यहाँ पे नीचे उसके नाम लिखे हुए हैं, पायॉन्स हो गए, ठीक है, पॉजिट्रॉन्स हो गए, एंटी न्यूट्रिनोस हो गए, न्यूट्रिनो, मुख्तलिफ पार्टिकल्स हैं, म्यून्स हो गए, ठीक है। उनके साथ हमारा काम नहीं है। हमारे सिर्फ 3 जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया और न्यूट्रॉन हो गया, उनको हम सीखने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स इस चैप्टर में। अच्छा, हमने क्या करना है चैप्टर के स्टार्ट में इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करना है, फिर उसके बाद हमने प्रोटॉन को डिस्कवर करना है, फिर उसके बाद हमने न्यूट्रॉन को डिस्कवर करना है। एटम के प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन तो डिस्कवर हो गए,
अब उनको डिस्कवर करने के बाद स्टूडेंट्स एक बात मैं आपको बताऊं, अब जब तक एटम के बारे में नहीं जानोगे आपको कैसे पता चलेगा कि एटम बॉन्डिंग कैसे बनाता है। तो यानी कि बॉन्डिंग को समझने के लिए पहले एटम को खुद समझना ज़रूरी है। तो उसके लिए पहले क्या किया, हमने एटम को स्टडी करना शुरू कर लिया। ठीक है, हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन डिस्कवर कर लिए। हमें बोहर ने बताया था कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हमारे पास एक अपने पाथ में क्या करते हैं, रिवोल्यूशन करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम ऑर्बिट का नाम देते हैं। अब स्टूडेंट्स सिर्फ ऑर्बिट के बारे में बताना तो काफ़ी नहीं था, उस ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा, वो सेंटर से यानी कि न्यूक्लियस से कितना दूर होगा, पहली चीज़। उस ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी, दूसरी चीज़। वहाँ से अगर कोई इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो वो कर सकेगा कि नहीं, तीसरी चीज़। अगर जंप करेगा तो वो कितनी एनर्जी इमिट करेगा, या कितनी एनर्जी, अगर लोअर से हायर पे जंप करेगा तो कितनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा, वो कितनी एनर्जी होगी, वो एनर्जी फाइंड करनी थी। अच्छा, वो रेडिएशन जो इमिट होगी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उसका वेवलेंथ क्या होगा, उसका वेव नंबर क्या होगा, ये सब चीज़ें स्टूडेंट्स हमने एटम के बारे में जानना ज़रूरी है। ये सब हमें पता चलेंगे तो फिर ये हमें पता चलेगा कि एटम्स किस तरह से बॉन्डिंग करते हैं। इस आने वाले जो चैप्टर होगा उसमें फिर हम बॉन्डिंग सीखेंगे कि एटम किन प्रोसेस के थ्रू गुजर के हमारे पास क्या कहता है, बॉन्डिंग बना सकता है, या किन किन सिचुएशंस के अंदर हमारे पास एटम जो है बॉन्डिंग बना सकता है। तो स्टूडेंट्स ये सब चीज़ों को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम पहले एटम के स्ट्रक्चर को जान लें। यहाँ पर स्टूडेंट्स कुछ यहाँ भी इन्होंने बातें लिखी हुई हैं, जो बातें मैंने आपको कही वो सारी इन्होंने यहाँ भी लिखी हुई हैं। उनसे कुछ यहाँ पे पढ़ते हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड एटॉमिक स्ट्रक्चर इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड केमिकल बॉन्डिंग दैट होल्ड्स एटम टुगेदर एंड केमिकल रिएक्शंस। वही बात इन्होंने यहाँ की, एटम के स्ट्रक्चर को जानना ज़रूरी है। उससे पहले अगर आप क्या करते हो, उनके बॉन्डिंग अगर जानना चाहते हो, यानी कि आप अगर एटम्स के बॉन्डिंग के बारे में इल्म हासिल करना चाहते हो कि वो कैसे बॉन्डिंग बनाते हैं, तो उसके लिए पहले आपको एटम को खुद समझना ज़रूरी है। द एटम्स आर मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। मैंने पहले आपको बताया एटम्स क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बने हैं। शुरू में जो हमें बताया गया था कि एटम जो है वो एक इनडिविजिबल पार्टिकल है, इनडिविजिबल नहीं है। एटम को हम क्या कर सकते हैं, फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के अंदर, प्रोटॉन के अंदर और न्यूट्रॉन के अंदर, इन चीज़ों के अंदर उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, दिस पार्टिकल्स आर कॉल्ड एलिमेंट्री और फंडामेंटल पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मैंने पहले भी आपको बताया कि हमारे पास कौन से पार्टिकल्स होंगे, इनको हम एलिमेंट्री, फंडामेंटल पार्टिकल्स, या फिर सिंपल अल्फाज में कहें कि एटम्स के अंदर ये वाले पार्टिकल हमेशा क्या होंगे, मौजूद होंगे। इनको हम कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल एटम्स। इनको हम बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एटम कहते हैं, यानी कि इनसे मिलकर हमारे पास क्या बनते हैं, एटम बनते हैं। इनको हम बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं। मैनी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एटम डिपेंड अपॉन दिस थ्री पार्टिकल्स। इनके जो एटम के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना, वो एक्चुअली इन तीन पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इन तीन पार्टिकल्स, ये फंडामेंटल पार्टिकल्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनसे मिलकर हमारे पास पूरे एटम के कैरेक्टरिस्टिक्स बनते हैं। बाकी जो इनके जो 100 पार्टिकल्स उन्होंने कहा कि डिस्कवर हुए एटम के अंदर, वो बाज़ औक़ात होते हैं, बाज़ औक़ात नहीं होते। दूसरी चीज़ में ये है कि हमारे पास वो हर वक्त एटम के अंदर नहीं होते, वो बहुत ज़्यादा कोई होते हैं जो कि बिल्कुल नैनो सेकंड्स के लिए हमारे पास एटम्स के अंदर मौजूद होते हैं, फिर निकल जाते हैं। ठीक है, हमारे पास इस तरह के पार्टिकल्स हैं, तो उनका इतना रोल नहीं है एटम्स की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर या फिर कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर। हमारे पास जो रोल प्ले करते हैं वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स प्ले करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये कुछ इंट्रोडक्शन था। इंशाल्लाह आने वाली जो लेक्चर्स हैं उनमें हम खुद देखेंगे कैसे हमने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करना है। हमें अब इलेक्ट्रॉन को पता चल गया कि एटम के अंदर एक चीज़ है इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये पता नहीं है कि इलेक्ट्रॉन हम अब उसको डिस्कवर भी तो करना था, सिर्फ ज़बान से कहने से तो कुछ नहीं होता। उसको हमने डिस्कवर किया, प्रोटॉन को उसके बाद डिस्कवर किया गया, न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया गया। हमें पहले पता था कि ये चीज़ें होती हैं, फिर हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंटली उनको प्रूव भी किया कि वाकई में ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एटम के अंदर होते हैं। फर्दर एक इलेक्ट्रॉन जो है एक शेल के अंदर रिवोल्यूशन करते हैं, जिसको हम ऑर्बिट कहते हैं, उसकी एनर्जी, उसका रेडियस, ये सब चीज़ स्टूडेंट्स हम डिराइव करने वाले हैं। इनकी रेडिएशंस को, एक्सरेज कैसे निकलती हैं इनसे, वो डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉन को एटम के अरेंज भी तो करना था, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे होगी, क्वांटम नंबर्स वगैरह, जितनी भी चीज़ें स्टूडेंट्स आने वाले लेक्चर में हम सब डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स इंशाल्लाह तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। तो आने वाले लेक्चर्स में ये तमाम चीज़ें हम डिटेल से सीखने वाले हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।